अस्सलाम वालेकुम। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ऑब्सेसिव कंपल्सिव एक स्पेक्ट्रम है, उसको देख लेते हैं। जितने भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हैं, उनको प्रीवियसली क्लासीफाई किया जाता था कि वो जो है वो एज एन एंजाइटी डिसऑर्डर है। क्योंकि इसमें जो है वो पर्सन को एक्सट्रीम जो है वो एंजाइटी जो है वो पर्सन एक्सपीरियंस करता था, उस वजह से उनको पहले कैटेगराइज किया जाता था एंजाइटी डिसऑर्डर में। उनको अब जो है जो उनको न्यू नाम दिया गया है, जो उतने भी डिसऑर्डर होते हैं जो रिलेटेड टू रिपीटेड थॉट्स होते हैं जैसे कि ओसीडी वगैरह या कुछ और डिसऑर्डर, उन सबको एक ग्रुप में कैटेगराइज करके उनका नाम रख दिया गया ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो है वो स्पेक्ट्रम। ये कुछ वेज में जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर से जो है वो वेरी करते हैं। जैसे कि ये नीचे जो है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्पेक्ट्रम में जो जो डिसऑर्डर आ जाते हैं वो उसका जो है वो बताया, क्योंकि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में आगे आप देखोगे स्पेसिफिकली रिपीटेड बिहेवियर होते हैं पर्सन को। लेकिन पहले हम इसको एंजाइटी डिसऑर्डर में इसलिए कैटेगराइज करते थे क्योंकि ड्यू टू दीज रिपीटेड बिहेवियर या जो है वो जो है थॉट्स की वजह से जो है वो पर्सन को एंजाइटी होती थी, इस वजह से। अब जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्पेक्ट्रम है उसमें मेन 3 एरियाज़ के लिहाज टाइप्स बताई हुई हैं जो रिपीटेड बिहेवियर उस लिहाज से उनके अंदर जो है वो डिसऑर्डर है। जैसे सेल्फ सूदिंग बिहेवियर यानी खुद को जो है वो रिलैक्स करने के लिए कौन कौन से जो है वो सेल्फ सूदिंग बिहेवियर के लिए कौन कौन से डिसऑर्डर, जिसमें ट्राइकोटेलोमेनिया आता है। इसमें पेशेंट जो है वो अपने बालों को जो है वो नोचते हैं, जिससे उनको जो है वो पे सुकून का एहसास होता है। डर्मा जो है वो टेलोमेनिया में अपनी स्किन को स्क्रैच करते हैं, जिससे उनको जो है वो सुकून मिलता है। एंड उनको फेचा में जो अपने नेल्स को जो है वो करते हैं, बाइट करते हैं, जिससे उनको जो है वो सुकून मिलता है। रिवॉर्ड सीकिंग बिहेवियर में बात करें तो इसमें हॉर्डिंग आ जाता है, जिसमें पर्सन जो है वो हर यूजलेस चीज़ को जो है वो एक्यूमुलेट करके सेव करके जो है वो रखने की कोशिश करता है। क्लेप्टोमेनिया में उस पर्सन को जो है दूसरों की चीज़ें चुराने का जो है वो शौक होता है, उसको चुरा के जो है वो चीज़ जो है वो मज़ा आता है। पायरोमेनिया में या ओनियो जो है वो मेनिया में इसमें पर्सन जो है वो हर यूजलेस किस्म की चीज़ को जो है वो बाय करता है, सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन के उसने जो है वो चीज़ बाय करनी है, लेकिन उसने उसको वो यूज़ भी नहीं करनी होती। डिसऑर्डर ऑफ बॉडी अपीयरेंस और फंक्शन में आ जाता है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर जो है वो DSM-4 जो टेक्स्ट वेरिएंट था वो इस डिसऑर्डर को सोमैटिक जो है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में कहता था, लेकिन DSM-5 ने जो है वो इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्पेक्ट्रम के अंदर जो है वो इस डिसऑर्डर को डाला है, जिसमें जो है वो पर्सन को अपनी बॉडी के लिहाज से होता है। जैसे अगर उसकी नाक थोड़ी सी मोटी है तो उसको लगेगा उसकी नाक जो है वो बहुत ज़्यादा मोटी है, ठीक है। उसको अपना जो है वो फेस उस लिहाज से जो है वो पसंद नहीं करेगा। उसको लगेगा कि अगर उसकी बॉडी में कोई थोड़ी सी भी जो है वो अगर कमी रह गई है कुछ है तो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो महसूस करेगा, फील करेगा या एग्जैजरेट करेगा। नेक्स्ट आ जाता है तो इन शॉर्ट ऑब्सेसिव जो कंपल्सिव स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो स्पेक्ट्रम है उसके अंदर ये कुछ जो है वो पर्टिकुलर जो है वो रिपीटिव बिहेवियर आ जाता है, उनके लिहाज से जो है वो डिसऑर्डर जो है वो बताए हुए हैं कि कौन कौन से हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की अगर बात की जाए तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में पेशेंट को स्पेसिफिकली ऑब्सेशन एंड कंपल्शन होती है। ऑब्सेशन कहते हैं जिसमें पर्सन को रिकरेंट जो बार बार परसिस्टेंट जो मुसलसल रहते हैं, इंट्रूसिव जो उस पर्सन की लाइफ को डिस्टर्ब कर रही हूँ, उसमें इंटरफेयर कर रही हूँ, अनवांटेड थॉट जिसको वो चाहता नहीं है, या इमेजेस या इम्पल्सिव जो उसको फोर्स करती हैं कि आप ये पर्टिकुलर जो है वो एक्ट करो, तो उसकी वजह से उसको एंजाइटी हो सकती है। और वो सारी चीज़ें जो है वो ये सारी जो थॉट्स हैं ये फिर उसकी जो है वो इंटरपर्सनल सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग में जो है वो डिस्टर्ब कर सकती हैं। पर्सन जो इन थॉट्स को जो है वो नो करता है, वो पर्सन थोड़ी जिनको ये ऑब्सेशन हो रही होती है उनको पता होता है कि ये सारी थॉट्स जो है वो एक्सेसिव है, अनरीजनेबल है, लेकिन वो उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। कंपल्शन की बात करें तो ये वो रिचुअल्स हैं या रिपीटेड बिहेवियर्स हैं जो बेसिकली पर्सन परफॉर्म करता है अपने उन थॉट्स को जो है वो ओवरकम करने के लिए, अपनी एंजाइटी को मिनिमाइज जो है वो करने के लिए। नेक्स्ट ये कुछ कंपल्शन बताई हैं, जैसे चेकिंग रिचुअल, बार बार जो है वो काउंट करेंगे कि जो है वो अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं मनी रखी तो उसको बार बार काउंट करेंगे, या डोर चेक करेंगे लॉक कर लिया या नहीं, कॉफ़ी पॉट का जो है वो स्टोव जो है वो टर्न ऑफ कर दिया या नहीं कर दिया, या कॉफ़ी पॉट का जो है वो लिड जो है उसको कवर कर दिया या नहीं। काउंटिंग रिचुअल, स्टेप्स को जो है वो काउंट करेंगे, जो सीलिंग टाइल्स है उसको काउंट जो है वो करेंगे, जो ब्लॉक्स हैं कंक्रीट के उनको काउंट करना शुरू कर देंगे, या क्लासरूम में जो डेस्क है ना वो अगर कोई सी चीज़ को हाथ लिया तो अपने हाथ को बार बार वॉश करेंगे, स्क्रब करेंगे। प्रेइंग और चांटिंग, कोई पर्टिकुलर चीज़ को बार बार जो है वो रिपीट करेंगे।
चैंटिंग में आ जाता है कि पर्सन कोई पर्टिकुलर वर्ड्स को जो है वो बार बार प्रोनाउंस करेगा या कोई नारे जो है वो बार बार लगाएगा, उसको बार बार जो होगी कि वो जो है वो पर्टिकुलर जो है वो साउंड निकाले। टचिंग, रबिंग एंड टैपिंग जो है वो कुछ जैसे फीमेल में होती है कि हर चीज़ को जो है वो किसी क्लॉथिंग पे गए हैं तो हर चीज़ को जो है वो टच करके जो है वो ये रब करके जो है वो देखना या टैप करके जो है वो देखना। तो ये टचिंग इतना पीपल, डोर, वॉल या और वन सेल्फ, तो ये जो है वो कंपल्शन जो है वो हो सकती है। होर्डिंग आइटम्स को जो है वो इकट्ठा करना जो है वो, या उसको लगेगा कि फियर ऑफ थ्रोइंग अवे समथिंग इंपॉर्टेंट, तो उसको लगेगा कि जो भी चीज़ है उसको इकट्ठा की जाएगी, उसको लगेगा ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, तो उन सबको इकट्ठा करके उसने रखा होगा। तो उसके बार बार थॉट्स आएंगे कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट तो इसको रख लो। ऑर्डरिंग, उनको हर चीज़ एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चाहिए। जब उसको थॉट्स आते हैं तो उसके केस में उनको वो जो थॉट्स में जो उसको एंजाइटी होती है उसको ओवरकम करने के लिए वो पर्सन फिर जो है वो चीज़ों को ऑर्डर में जो है वो प्लेस करेगा। एग्जिबिटिंग जो है वो रिजिड परफॉर्मेंस, किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न में जो है वो ड्रेस को जो है वो वियर करना, क्योंकि उसको थॉट्स आएंगे कि नहीं इस ड्रेस को ऐसे नहीं ऐसे जो है वो पहनना चाहिए। हैविंग एग्रेसिव अर्ज, या एग्रेसिव अर्ज हो सकती है जैसे को लगे कि इस बच्चे को उठा के जो है वो फेंक दो कहीं या दीवार के साथ जो है वो इसको मार दो। इस तरह की जो है उसको जो है वो थॉट्स या अर्जेज आ सकती हैं जो फिर काफ़ी डेंजरस जो है वो हो सकती हैं। नेक्स्ट बताया हुआ है कि ओसीडी को आप जो है वो डायग्नोज कब करते हो। ओसीडी को ये सिर्फ तब जो है वो डायग्नोज किया जाता है जब वो थॉट्स, इमेजेस या जो इम्पल्सिव हैं उस पर्सन की जो है वो लाइफ को जो है वो डिस्टर्ब करना शुरू कर दें, उसको जो है वो इस हद तक डिस्टर्ब कर दें कि उसकी वजह से वो जो रिचुअल परफॉर्म कर रहा है उसकी वजह से उसकी जो पर्सनल है, सोशल या ऑक्यूपेशनल जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो रही है। जैसे पर्सन जो है वो अगर उसने जो है वो फॉर एग्जाम्पल कोई काम करना है तो वो अपना इंपॉर्टेंट काम को छोड़ के जो वो जो रिचुअल्स हैं उनको परफॉर्म करने में जो है वो लगा हुआ है, तो तब आप उसे कहोगे कि इस लिहाज से जो है वो उसकी जो है वो पर्सनल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब कर रही है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे बताइए कि मैन हु हैज नो लॉन्गर वर्क बिकॉज ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम, कि वो अपने जो टेबल पे या अपने अपार्टमेंट में चीज़ें हैं उसको अलाइन या रीअलाइन करने में जो है वो रखा है, और उसको जो है बार बार थॉट्स आती हैं कि हाँ ये चीज़ें भी इस ऑर्डर में नहीं, इसको वापस रखे, तो वो टाइम ज़्यादातर अपना इन्हीं चीज़ों को अलाइनिंग एंड रीअलाइनिंग में वेस्ट कर देता है बजाय के कोई काम करने। फिर नेक्स्ट जैसे आ जाता है कि बहुत सारे लोगों को जो है वो अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस को उन्होंने हैंड लगाया तो उसको बार बार अपने हैंड्स को जो है वो वॉश करेंगे, तो ये जो है वो एग्जांपल आ जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बताया कि जो ओसीडी है वो कैन बी मैनिफेस्ट थ्रू मैनी बिहेवियर। जैसे बहुत सारे जो है वो जिसमें जितने भी वो जो बिहेवियर होंगे सारे रिपीटिव होंगे, मीनिंगलेस होंगे एंड डिफ़िकल्ट टू जो है वो कनकर के उसके लिए उस पर कंट्रोल करना उन बिहेवियर्स को जो है वो उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा पर्सन के लिए। और ये सारी जो रिचुअल्स हैं इवन पर्सन खुद भी अंडरस्टैंड करेगा कि ये सारे जो रिचुअल्स हैं वो अनयूजुअल है, अनरीजनेबल, लेकिन वो उसको फोर्स करेंगे कि वो उनको परफॉर्म करें, और जो है वो जब तक उसको परफॉर्म नहीं करेगा तब तक उसकी एंजाइटी जो है वो मिनिमाइज नहीं होगी, या वो जो टाइबल थॉट्स उसके माइंड में आई हैं वो तब तक स्टॉप नहीं होगी, तो उसके लिए वो बार कंपल्शन परफॉर्म करेगा। तो इन शॉर्ट ऑब्सेशन एंड कंपल्शन जो है वो उस पर्सन के लिए सोर्स ऑफ स्ट्रेस होंगी होंगी उसके साथ साथ उस पर्सन को शेम फील हो सकती है कि दूसरे लोगों को जब पता चलेगा कि जो है वो उसको इस तरीके से थॉट्स आ रही हैं और वो इस तरीके से एक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से जो है वो उन पर्सन को जो है वो शेम फील होती है, जिसकी वजह से वो ये अपनी कंपल्शन और ऑब्सेशन को जो है वो दूसरों से डिस्कस नहीं करते ज़्यादातर टाइम, और उसको जो है वो सीक्रेट रखते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास ऑनसेट एंड क्लिनिकल को। ओसीडी की बात की जाए तो चाइल्डहुड में स्टार्ट होती है ज़्यादातर, स्पेशली मेल्स में। फीमेल में बात की जाए तो 20 जो है वो में जो है वो एज में जो है वो स्टार्ट होती हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों जो है वो जेंडर में इक्वल है। ऑनसेट की बात की जाए तो ज़्यादातर इसका टिपिकल लेट ऑनसेट होता है, जिसमें जो है पीरियड ऑफ वैक्सिंग एंड वैनिंग सिम्टम, यानी कभी सिम्टम आ गई कभी जो है वो चली गई, तो यूँ इतना थ्रू आउट लाइफ जो है वो ये चलता रहता है सिलसिला। स्मॉल नंबर ऑफ पीपल जो है उसके अंदर जो है वो ये ऑब्सेशन कंपल्शन जो है उसकी कंप्लीट रिमिशन हो जाती है सिम्टम्स की या प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन, जो उसका जो डिटेरियोरेशन जो है डिटेरियोरेटिंग कोर्स ऑफ डिसऑर्डर वो कंप्लीट जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट से बताया हुआ है कि दो तरह का इसका ऑनसेट हो सकता है, एक अर्ली ऑनसेट ओसीडी और दूसरा लेट ऑनसेट जो है वो ओसी। अर्ली ऑनसेट में जो है वो एवरेज एज जो है वो 11 आ जाती है, जबकि लेट ऑनसेट जो ओसीडी है उसमें एवरेज एज 23 जो है वो आ जाती है। अर्ली ऑनसेट की अगर हम बात करें तो ये मोर लाइकली अफेक्ट करता है मेल्स को, इसमें ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स होती हैं, मोर जो है वो कोमॉर्बिड डायग्नोसिस हो सकते हैं अगर पर्सन को जो है वो अर्ली ऑनसेट ओसीडी है, या जो है वो फैमिली हिस्ट्री के जो है वो चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है DSM-5 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। ओसीडी का बताया कि पर्सन में जो है वो ऑब्सेशन कंपल्शन जो है वो प्रेजेंट होंगी, या बोथ जो है वो प्रेजेंट
प्रेजेंस होगा बोथ का ऑब्सेशन, जैसे कि हमने रिकरेंट प्रेजेंट थॉट्स की बात की, कंपल्शन में कि वो रिपीटेड बिहेवियर प्रेजेंट होगी। और ये दोनों जो ऑब्सेशन है कंपल्शन है वो पर्सन के लिए टाइम कंज्यूमिंग होंगी, यानी मोर देन 1 आवर ऑफ द डे जो है वो इन कंपल्शन को परफॉर्म करने में जो है वो अपना वेस्ट करेगा। उसकी वजह से सिग्निफिकेंट उसकी लाइफ में जो है वो जब डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट हो रही हो तो उस केस में जो है वो हम इस DSM-5 कहता है कि आप उसको डायग्नोज करोगे OCD। इसके साथ साथ कुछ स्पेसिफायर जो है वो बताए हुए हैं जो इंडिकेट करते हैं कि जो OCD बिलीफ हैं वो आर करंटली कैरेक्टराइज बाय कि वो गुड हैं, फेयर हैं, पुअर हैं या एब्सेंट इनसाइट है या डिलूशनल हैं या क्या है। नेक्स्ट आ जाता है कुछ रिलेटेड डिसऑर्डर बताएं जो हमने पीछे जो है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में डायग्नोज में डिस्कस किए थे। सबसे पहले उसको एस्कोरिएशन डिसऑर्डर आता है, यानी स्किन पिकिंग, जिसको हम डर्माटोलोमेनिया भी कहते हैं। जैसे कि आप बताया कि पीछे आपको हमने डिस्कस किया था कि एक सेल्फ सूदिंग इसमें बिहेवियर होता है। पर्सन जो है सेल्फ सूदिंग बिहेवियर के लिए जो है वो यानी अटैम्प्ट करता है कि अपनी स्किन को स्क्रैच करे, क्योंकि उससे जो है उसको सूदिंग या कम्फर्ट जो है वो महसूस होती है। इवन जो है वो उसको जो है वो उसमें जो है उसकी वजह से जो है वो बाद में उसको प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन जब तक उसको स्क्रैच ना कर ले तो जो है वो उसको सुकून नहीं मिलता। फिर नेक्स्ट आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें जो पिकिंग है वो इट्स नेसेसरी जो है वो इज़ नेसेसरी अ पॉजिटिव सेंसेशन, यानी उससे उसको कोई जो है वो पॉजिटिव सेंसेशन नहीं होती, बट स्टिल जो है वो खुद को रिलैक्स करने के लिए जो अपनी स्किन को जो है वो स्क्रैच करता है। ट्राइकोटाइलोमेनिया में बताया था रिपीटेड हेयर पुलिंग है कि पर्सन जो है वो खुद को रिलैक्स करने के लिए जो है वो अपनी स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए अपने हेयर को जो है वो पुल करेगा। ठीक है, इट कैन ऑल्सो परसिस्ट इन एडल्टहुड, और जो है उसकी वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन जो है वो डेवलप हो सकता है, या विद एंजाइटी एंड डिप्रेशन जो है वो ये जो है वो हो सकती है प्रॉब्लम। बॉडी डिस्मॉर्फिक BDD, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो पर्सन को प्री ऑक्यूपेशन होगी विद एन इमेजिन स्लाइट डिफेक्ट इन फिजिकल अपीयरेंस, यानी उसको फिजिकल जो अपीयरेंस में अगर कोई स्लाइट भी डिफेक्ट है तो उसको जो है वो बहुत ज़्यादा फील होगा, जिसकी वजह से उसको जो है वो सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस हो सकती है। उनको फेशा में जो है वो नेल बाइटिंग, पर्सन जो है वो अपने खुद को रिलैक्स करने के लिए अपने नेल्स को जो है वो बाइट करेगा। हॉर्डिंग डिसऑर्डर, जिसमें बताया था कि इस तरह के पर्सन जो है वो हर यूजलेस किस्म की चीज़ों को जो है वो क्यों जो है वो जमा करना शुरू कर देंगे। जो लिविंग प्लेसेस है उसको जो है वो यूजलेस बना देंगे, यानी जो है वो अनइनहैबिटेबल बना देंगे। और जो है वो इस तरह जो है वो उनको होगा कि डिफरेंट किस्म के एनिमल्स को भी जो है वो जमा किया जाए या उनको इकट्ठा किया जाए। क्लेप्टोमेनिया में इस पर्सन को कंपल्सिव स्टीलिंग होगी, यानी उसको जो है वो दूसरों की चीज़ों को चुरा के एक रिवॉर्ड महसूस होगा, उसको एक खुशी जो है वो मिलती है। इवन उसने उन स्टोलन जो चीज़ें हैं उनको यूज़ भी नहीं करना होता, बट स्टिल जो है वो चुराने का एक जो उसको मज़ा आता है उससे उसको जो है वो खुशी और सुकून मिलता है। ओनियो जो है वो मेनिया कंपल्सिव बाइंग, इसमें पर्सन को जो है वो प्लेजर महसूस होता है न्यू चीज़ों को परचेज करके। इवन उसने उन चीज़ों को यूज़ भी नहीं करना होता, बस उसको जो है वो एक खुशी मिलती है उन चीज़ों को परचेज करके। बॉडी जो है वो बॉडी आइडेंटिटी इंटेग्रिटी डिसऑर्डर की बात करें तो इसमें पर्सन को फील होता है कि उसकी बॉडी जो है वो ओवर कम्प्लीट है, एक पर्टिकुलर पार्ट की जो है वो उसकी बॉडी में जो है उसकी ज़रूरत नहीं है, शुड भी जो है वो एम्पुटेटेड, तो उसको जो है वो एम्पुटेट हो जाना चाहिए। तो इसको इस बीमारी को जो है वो इस प्रॉब्लम को एम्पुटेशन लव भी जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट की बात की जाए तो उसी के जो ट्रीटमेंट में आ जाता है तो इसमें मेडिकेशन और बिहेवियर थेरेपी जो है वो दोनों आ जाता है। मेडिकेशन की बात करें तो इसमें SSRI एंटी डिप्रेसेंट आ जाते हैं। जो फर्स्ट लाइन आपके पास चॉइस है, जो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट OCD होते हैं जिनको SSRI से जो है वो फ़र्क ना पाए, तो उसमें हम जो है वो सेकेंड जनरेशन जो है वो एंटीसाइकोटिक जो ड्रग्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। बिहेवियर थेरेपी की बात की जाए तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की बिहेवियर थेरेपी एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरेपी है इसकी। OCD को ट्रीट करने के लिए एक्सपोजर में आप पर्सन को जो है वो असिस्ट करते हो, क्लाइंट को पहले उसको डेलिब्रेटली कन्फ्रंट करवाते हो उस सिचुएशन से, उस स्टिमुलाई से, ठीक है, दैट जिसको वो अवॉइड कर रहा हो। यानी पहले आपने उसको एक्सपोज करना है, उसके बाद उसको एक्सपोज करने की वजह से जो उसका रिस्पॉन्स आता है उसमें डिले लेके आना है या उसको अवॉइड करना है परफॉर्मेंस ऑफ द रिचुअल को। यानी वो जो पहले उस थॉट्स की वजह से रिचुअल को परफॉर्म करता था अब भी वो परफॉर्म करेगा, लेकिन पहले अगर वो 40 मिनट बात करता था तो अब उसे आपने कहना है कि एटलीस्ट 45 मिनट बाद जो है वो करना है। तो यूँ जब उसके माइंड में वो थॉट्स आएंगे कि ये पर्टिकुलर रिचुअल परफॉर्म करो या कंपल्शन करो, तो उसमें सिंपली आपने आहिस्ता आहिस्ता डिले लेके, यानी पहले जो वो काम 40 में करता था अब आपने उसको 45 में सिखाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता 50 में, पे इसी तरह जो है 55 एंड देन सो ऑन। तो यूँ ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जब उस पर काम करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा कि वो जो उन थॉट्स की वजह से जो कंपल्शन होती थी रिचुअल परफॉर्म वो करता था उसमें डिले आ जाएगा और फिर अल्टीमेटली जो है वो ये चीज़ एंड हो जाएगी। इसके साथ साथ जो अदर टेक्निक यूज़ की जा सकती हैं OCD को ट्रीट करने के लिए, उसमें
उसमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसमें पर्सन को जो जब उसमें वो डिले आता है उन रिचुअल को परफॉर्म करने के, तो जो पर्सन को स्ट्रेस होती है उस स्ट्रेस को आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवा के या रिलैक्सेशन टेक्निक करवा के पेशेंट को उस स्ट्रेस को मिनिमाइज कर सकते हो, ताकि पर्सन जो है वो इजीली उस स्ट्रेस को जो है वो टॉलरेट कर सके। नेक्स्ट इंटरवेंशन आता है कि इंकरेजमेंट जो है वो ऑफर करनी है, ताकि पेशेंट को सपोर्ट एंड कंपेंशन की कोई बात नहीं, लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती जाती है, आपने से जो है वो डिसअपॉइंटेड जो है वो नहीं होना। बी क्लियर विद द क्लाइंट दैट यू बिलीव ही और शी कैन चेंज, उसको यकीन दिलाना है कि जो है कि आपके ये बिहेवियर को जो है वो चेंज किया जा सकता है। इनकरेज करना है क्लाइंट को कि अपनी फीलिंग ऑब्सेशन रिचुअल को इन डिटेल बताएं, ना कि उसको सीक्रेट में रखे, जैसे कि पीछे बात की ताकि पेशेंट जो है वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, डिस्कस करने के लिए आते तो होता उसको सीक्रेट रहते हैं। ग्रेजुअली आपने जो है वो क्लाइंट को सिखाना है कि किस तरीके से उसने उन रिचुअल जो रियलिस्टिक बिहेवियर उनका टाइम डिक्रीज करना है। असिस्ट करना है क्लाइंट को एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन जो है वो टेक्निक को यूज़ करने में। इनकरेज करना है क्लाइंट को कि वो बाकी जो दूसरी जो है माइंड डाइवर्शनल जो है वो रिलैक्सेशन, डीप ब्रीदिंग या गाइडेड इमेजिनरी, ये सही टेक्निक यूज़ करके अपनी एंजाइटी को जो है वो ड्यूरिंग उस डिले जो है वो मिनिमाइज़ करें। असिस्ट द क्लाइंट टू कंप्लीट द डेली रूटीन, अगर उसको कोई टास्क दिए हैं तो उसको कंप्लीट करें, ठीक है, विद जो उसको टाइम लिमिट्स बताएं उसके अंदर अंदर। इनकरेज करना है कि क्लाइंट को कि वो जो है वो डेवलप करे और फॉलो करे कि रिटर्न स्केड्यूल के विद स्पेसिफिक टाइम एंड एक्टिविटीज़ के, जो उसको टाइम बताया गया एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, उसको जो स्केड्यूल दिया गया वो उसको फॉलो करे, या उसको डेवलप करने के लिए आप कह सकते हो कि ठीक है आप डेवलप करो कि आप किस तरीके से जो है वो करना चाहोगे। क्लाइंट एंड फैमिली एजुकेशन की बात की जाए तो इसमें ओसीडी वाले पेशेंट्स की जो फैमिली है स्पेसिफिकली उनको बताते हैं कि एक बीमारी है, एक क्लाइंट जो है वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा है। इंपॉर्टेंस बताना है कि क्यों ज़रूरी है, ओपनली आपको बताया जाए ऑब्सेशन कंपल्शन का, और मेडिसिन कंप्लायंस में एम्फसाइज करना है। नेसेसरी जो बिहेवियर टेक्निक्स हैं वो फैमिली को भी सिखाना है फॉर मैनेजिंग एंजाइटी, और जो ऑब्सेशन की प्रोमिनेंस है उसको डिक्रीज़ करने की। इसके साथ साथ टॉलरेटिंग एंजाइटी बताना है कि वो अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन ये जो है वो हार्मफुल नहीं है। फैमिलीज़ के लिए फैमिली को कहना है कि ये एडवाइस देने से अवॉइड करना है कि जस्ट थिंक ऑफ समथिंग एल्स, क्योंकि अगर उनको इतना ही अपनी थिंकिंग पे कंट्रोल होता है तो आप उसको डिसऑर्डर तो ना कहते ना। तो ये जो है वो फैमिलीज़ को बताना है कि आपने ये जो है वो यूज़ नहीं करना। अवॉइड ट्राइंग टू फिक्स द प्रॉब्लम दैट नेवर वर्क, उसे कहोगे कि ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाए तो फ़ौरन से फिक्स नहीं हो सकता, इसमें टाइम लगेगा एंड ग्रेजुअली जो है उस पर फिर ओवरकम किया जा सकता है। बी पेशेंट विद योर फैमिली मेम्बर, जो है वो डिस्कम्फर्ट फैमिली को जो है वो गाइड करना है कि आपने इस दौरान अपने पेशेंट के साथ या अपने जो है वो फैमिली मेम्बर के साथ पेशेंट से जो है वो चलना है, यानी इसको सब्र तहम्मुल के साथ जो है वो उसको डील करना है। उसकी डिस्कम्फर्ट पे खुद एंशियस जो है नहीं हो जाना, या उसको जो है वो ब्लेम वगैरह नहीं करना। मोनीटर योर ओन एंजाइटी लेवल एंड टेक अ ब्रेक फ्रॉम सिचुएशन इफ़ यू नीड। तो फैमिली जो है फैमिली का जो बंदा जो केयर गिवर है, जो केयर दे रहा है क्लाइंट को, उसने अगर खुद एंजाइटी हो रही है तो वो बीच में कुछ ब्रेक ले, ताकि जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए और फिर दोबारा से जो है वो अपने फैमिली मेम्बर के लिए या अपने क्लाइंट के लिए जो है वो काम उसके अपना जो फैमिली मेम्बर है जो पेशेंट है उसके लिए जो है वो अगेन उसको सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर सके। ये सीडीसी साइकिल बताया कि जो है वो ऑब्सेशन थॉट्स आती है, एंजाइटी होती है, कंपल्सिव बिहेवियर होता है, देन टेम्परेरी रिलीफ होता है, फिर से जो है वो ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर में आपका आ जाता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये बेसिकली एक डिस्टर्बिंग पैटर्न ऑफ बिहेवियर है जो डेमोन्स्ट्रेट करता है बाय समवन जो है हु हैज एक्सपीरियंस, यानी या तो उसके साथ वो ट्रॉमा हुआ हो या वो विटनेस हो या उसने कन्फ्रंट किया उस ट्रॉमेटिक इवेंट को, जैसे कोई नेचुरल डिज़ास्टर वगैरह हो गया है, ठीक है, या कोई असॉल्ट वगैरह हो गया है, तो उस केस में जो है वो, या कोई जो है वो जैसे कोई जो है वो जंग वगैरह या कोई फाइटिंग वगैरह इस तरह की सिचुएशन, तो उसमें जो है उसने डायरेक्टली उसको कन्फ्रंट किया, तो उसकी वजह से उसको जो है वो उन लोगों के अंदर जो है या उन लोगों को ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है वो हो सकता है। पर्सन जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के साथ होता है वो एक्सपोज टू एन इवेंट दैट पोज एक्चुअल और थ्रेटन डेथ, यानी उस ट्रॉमा की वजह से या तो एक्चुअल में या डेथ हुई हो या थ्रेट हो कि डेथ हो सकती है या कोई सीरियस इंजरी हो, एंड रिस्पॉन्ड विद इंटेंस फियर, हेल्पलेस और टेरर, ठीक है। तो वो पर्सन जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा इंटेंस फियर, हेल्पलेस और टेरर के साथ, जिसके साथ जो है वो ये सारा कुछ हुआ है। 4 आगे इसकी सब कैटेगरीज सिम्टम्स की बताइए पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की। एक पर्सन सबसे पहले री एक्सपीरियंस करेगा ट्रॉमा को थ्रू ड्रीम या रिकरेंट एंड इंट्रूसिव थॉट्स के जरिए, उसको बार बार वो थॉट्स आएंगी कि उसको दोबारा उसके साथ वो वाक़या हो रहा है। वो उन थॉट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए वो जगह वो प्लेसेस को अवॉइड करेगा। नेगेटिव कॉग्निशन और थॉट्स, उस ट्रॉमा के लिहाज से उसकी थॉट्स जो हैं वो नेगेटिव हो सकती हैं, या दूसरे लोगों के लिहाज से उसकी थॉट्स जो है वो नेगेटिव हो सकती हैं। बीइंग ऑन गार्ड और हाइपर, हर वक्त जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा अलर्ट रहेगा।
पर्सन जो है वो परसिस्टेंटली री एक्सपीरियंस करेगा ट्रॉमा को थ्रू मेमोरी, ड्रीम, फ्लैशबैक एंड रिएक्शन टू एक्सटर्नल क्यूज अबाउट द एंड रिएक्शन टू एक्सटर्नल क्यूज अबाउट द इवेंट। तो उस इवेंट के लिहाज से जो कोई भी एक्सटर्नल क्यूज है, यानी उस पर्टिकुलर प्लेस को हो सकता है देख के, उस प्लेस में जो चीज़ें थी वहाँ उनसे पर्टिकुलर देख के जो है वो उसको री एक्सपीरियंस जो है वो ट्रॉमा हो सकता है। इसी तरह हमने आगे जैसे बात की है कि इसमें जो है वो पर्सन को जो है वो नंबिंग ऑफ जनरल रिस्पॉन्सिवनेस हो सकता है, या उसका जो है वो इंक्रीज जो है वो अरोजल हो सकता है, जिसके मतलब उसको नींद ना आए, हाइपर अरोजल हो जाए, हाइपर विजिलेंट हो, ज़्यादा जो है वो उसका गार्डिव बिहेवियर हो जाए, कि ज़्यादा अलर्ट हो जाए, इरिटेबिलिटी हो जो है वो, एंगी आउटबर्स्ट जो है वो हो सकते हैं। कुछ सिम्टम बताइए हैं, जैसे जो है वो रिपीटेड अनवांटेड मेमोरीज की वजह से वो उसको इंट्रूसिव करेंगी, उसकी लाइफ को डिस्टर्ब करेंगी, अवॉइडेंट होगा, हाइटेंड एरोजल हो सकेगा, नींद नहीं आएगी उसको, उसकी थॉट्स एंड फीलिंग में जो है वो चेंजेस जो है वो आ सकते हैं। जैसे उसको लगेगा कि मकड़ी को यहाँ पे आ गई है, ये लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन वंस एंजॉयबल एक्टिविटी, जो पहले जिनको वो इंजॉय करता है एक्टिविटीज़ को, अब उसमें जो है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ही और शी मे रिपोर्ट लूजिंग अ सेंस ऑफ कनेक्शन या कंट्रोल ओवर हिज और लाइफ, उसका जो अपनी लाइफ पे कंट्रोल है, लोगों के साथ जो उसका कनेक्शन है उसका लॉस हो सकता है, अवॉइडेंट बिहेवियर हो जाएगा, जैसे कि हमने पीछे बात किया, वो अवॉइड करेगा वो सारी प्लेसेस और सिचुएशन को जो ट्रिगर करते हैं उसकी मेमोरीज ऑफ ट्रॉमा को। पर्सन जो है वो कंफर्ट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को सीख करने की कोशिश करेगा, बट कैन एक्चुअली बिकम जो है वो इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड ओवर द टाइम। तो उस सेफ्टी के चक्कर में वो खुद को दूसरों से अवॉइड करेगा, आइसोलेट कर लेगा, जिसकी वजह से मजीद जो है वो फीलिंग जो है वो नेगेटिव फीलिंग जो है वो उसके अंदर जनरेट हो सकती है। ओसीडी की अगर सॉरी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की अगर बात की जाए तो इसमें सिम्टम अगर होती हैं 3 मंथ और मोर आफ्टर द ट्रॉमा, यानी ट्रॉमा के बाद जो है वो 3 से ज़्यादा महीने तक पर्सन के अंदर वो सिम्टम प्रेजेंट होती हैं। इसको आप जो है वो एक रिलेटेड डिसऑर्डर हम आगे देखेंगे, जिसे कहते हैं एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर में फ़र्क ये है कि इसमें सिम्टम्स जो होता है 3 मंथ से ज़्यादा देर तक प्रेजेंट होंगी, जबकि उसमें सिम्टम जो है वो सिर्फ 3 दिन से 1 महीने तक जो है वो प्रेजेंट होंगी एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर में। नेक्स्ट इसका ऑनसेट बताया कि इसका ऑनसेट जो है वो डिले हो सकता है फॉर मंथ और इवन ईयर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है वो क्रॉनिक होता है इन नेचर में, और उसकी सिम्टम जो है वो फ्लक्चुएट जो है वो कर सकती हैं इंटेंस सिवियरिटी के लिहाज से, ठीक है, या ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल पीरियड जो है ये मजीद वर्स हो सकता है। लाइफ इवेंट्स जो है वो उसकी सिम्टम को मजीद एग्जैसरबेट कर सकते हैं। बहुत सारी क्लाइंट जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के साथ होते हैं उनको दूसरे साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर किसी भी एज में हो सकता है, इवन ड्यूरिंग चाइल्डहुड हो सकता है। एस्टिमेट ये कहता है कि 60% ऑफ द पीपल जो है वो रिस्क पे होते हैं, जैसे जो कम्बाट वेटरनर, जो ये जंग वगैरह में या आर्मी के लोग, या जो जिन्होंने वायलेंस के विक्टिम होते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर के विक्टिम होते हैं, उन सब के अंदर जो है वो 60% चांसेस हैं कि उनको जो है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है। कंप्लीट रिकवरी अगर होती है विद इन 3 मंथ में 50% लोगों में, ठीक है। नेक्स्ट बताया कि विक्टिम ऑफ जो रेप है वो वन ऑफ द हाईएस्ट रेट है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का, एट अप्रॉक्सीमेटली 70%, यानी वो जिनके साथ रेप वगैरह होता है, जो रेप के विक्टिम होते हैं, उनके अंदर ये डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा जो है वो होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके भाई कुछ साइन बताएं कि उनको जो है वो ऐसे नाइट मेयर्स आ सकते हैं, ख्वाब आ सकते हैं, जिससे वो खौफजदा एकदम हो जाए। विड्रॉल फ्रॉम फैमिली एंड बिलव एक्टिविटी से हो सकते हैं, इंसोम्निया हो सकता है, डिफिकल्टी विद स्कूल एंड कंसंट्रेटिंग हो सकता है, इरिटेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, डिप्रेशन या जो है वो नमनेस हो सकती है इनमें। ये आगे फिर इसी तरह कुछ और जो है वो सिम्टम्स दिखाई हैं कि अवॉइड थिंकिंग ऑफ ट्रॉमा, ठीक है, अवॉइड टॉकिंग ऑफ ट्रामा, इजीली फिटीग जो है वो फ्राइटन हो जाएंगे, खूब ज़्यादा नेगेटिव उनके मूड रहते हैं, नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, ऑलवेज ऑन गार्ड हो सकते हैं, अवॉइडिंग प्लेसेस हो सकते हैं उनके अंदर, अवॉइडिंग एक्टिविटीज़, फ्लैशबैक हो सकते हैं, फोकस नहीं कर पाते, एग्रेसिव बिहेवियर उनका हो सकता है। ये डायग्नोस्टिक आगे क्राइटेरिया बताया जो DSM-5 ने बताया, उसके मुताबिक क्राइटेरिया 1 में स्ट्रेसर प्रेजेंट होना जरूरी है, यानी जो नीचे बताएंगे इनमें से कोई एक स्ट्रेसर का होना ज़रूरी है, यानी या तो उसका उस ट्रॉमा में डायरेक्ट एक्सपोजर हुआ, या वो विटनेस उसने किया हो, या उसने लर्न किया हो कि एक जो उसका क्लोज फ्रेंड है, ये रिलेटिव है, वो एक्सपोज हुआ उस ट्रॉमा में, या इनडायरेक्ट उसका एक्सपोजर हुआ हो उस ट्रॉमा की अवर्सिव डिटेल में, यानी किसी ने उसको वो बताया हो, उसका डायरेक्ट उसमें एक्सपोजर ना हो, इनडायरेक्ट एक्सपोजर, यानी इन जो 4 पॉइंट इनमें से कोई एक स्ट्रेस है जो प्रेजेंट होगा, तब DSM-5 कहता है कि आप उसको डायग्नोज करोगे। इतना क्राइटेरिया बी में भी जो है वो एक इंट्रूसिव सिम्टम प्रेजेंट होना जरूरी है, यानी या तो अनवांटेड जो होता है उसकी मेमोरीज
अपसेटिंग मेमोरीज होंगी, उसको नाइटमेयर होंगे, बार बार वो ख्वाब आएंगे, फ्लैशबैक्स होंगे, या इमोशनल डिस्ट्रेस जो है वो होगी आफ्टर एक्सपोजर टू ट्रॉमेटिक रिमाइंडर, या फिजिकल जो है वो रिएक्टिविटी हो सकती है आफ्टर एक्सपोजर टू, यानी कोई ट्रॉमेटिक रिमाइंडर जब उसने देखा है या उसको रिमाइंड हुआ है तो उसकी वजह से वो कोई ना कोई एग्रेसिव जो है वो बिहेव कर सकता है। फिर क्राइटेरिया सी में बताया कि ये जो नीचे बताया गया है दोनों, इनमें से कोई एक पैदा नहीं, अवॉइडेंट बिहेवियर, ट्रॉमा रिलेटेड थॉट्स या फीलिंग जो है वो उस लिहाज से पर्सन वो सारे स्टिमुलाई जो है वो जो उसको जो है वो उन थॉट्स को या फीलिंग को दोबारा से रिकॉल करवाते हैं, उन सबको वो अवॉइड करेगा। या ट्रॉमा रिलेटेड एक्सटर्नल रिमाइंडर, वो सारी चीज़ें जिनको देख के जो है वो उसको याद आ जाता है ट्रॉमा, वो उसको अवॉइड करेगा। क्राइटेरिया डी में बताया हुआ है कि उसके जो कॉग्निशन या मूड है उसमें नेगेटिव ऑल्ट्रेशन हो सकती हैं। अब ये जो नीचे सिम्टम बताए इनमें से कोई दो जो है वो प्रेजेंट होंगी अकॉर्डिंग टू DSM-5। इनएबिलिटी टू रिकॉल द की फीचर ऑफ द ट्रॉमा, उसको रिकॉल नहीं कर पाएगा, उसको अपने अनकॉन्शियस में ले जाएगा। या ओवरली नेगेटिव उसकी थॉट्स हो सकती हैं दुनिया के लिहाज से, या वो खुद को ब्लेम करेगा, दूसरों को ब्लेम करेगा फॉर कॉजिंग द ट्रॉमा। नेगेटिव उसके मूड्स हो सकते हैं, दूसरी एक्टिविटी में उसका इंटरेस्ट डिक्रीज हो सकता है, आइसोलेटेड फील कर सकता है, या उसकी जो पॉजिटिव इफेक्ट हैं वो डिक्रीज हो सकते हैं। क्राइटेरिया एक ही बात की जाए तो इसमें उसके रोजल या रिएक्टिविटी जो है उसमें ऑल्ट्रेशन हो सकती है, जैसे वो इरिटेबिलिटी उसको हो सकती है, या वो एग्रेसिव हो सकता है, रिस्की या डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स का हो सकता है, हाइपर विजिलेंट, हाइटेंड उसके स्टार्टर्ड रिएक्शन कहते हैं एकदम कोई भी नॉइस सुनी है तो उसे एकदम खौफजदा हो जाएगा, डर जाएगा, डिफिकल्ट कॉन्सेंट्रेटिंग हो सकती है, या डिफिकल्ट स्लीपिंग हो सकती है। क्राइटेरिया इसमें आता है ड्यूरेशन, ये सारी सिम्टम जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए फॉर मोर देन 1 मंथ, जैसे कि हमने पीछे बात की है कि ट्रॉमा के बाद जो है वो एटलीस्ट जो है वो उसको 3 मंथ या 3 मंथ से ज़्यादा टाइम तक जो है वो ये प्रॉब्लम या ये सिम्टम्स जो है वो रहती हैं। फिर आगे कुछ रिलेटेड डिसऑर्डर बताएं जिसमें एडजस्टमेंट डिसऑर्डर आ जाता है। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में जो है वो पर्सन को जो है वो फॉर एग्जांपल उसके साथ कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ है तो उसके बाद उसको अपनी नॉर्मल रूटीन में जो एडजस्ट करना है, या अपने फाइनेंशियल जो है रिलेशनशिप या वर्क रिलेटेड अगर कोई स्ट्रेसर है तो उसकी मतलब ये सारे इवेंट्स अगर हुए हैं या स्ट्रेसर आए हैं तो उसके बाद उसको नॉर्मल अपनी लाइफ में जो है या के साथ एडजस्ट करने में या कोप करने के लिहाज से जो है वो प्रॉब्लम होती है। इसमें भी सिम्टम डेवलप होती हैं विदिन 1 मंथ, और जो है वो 6 मंथ से कम टाइम तक जो है वो रहती हैं। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसे हमने बात की थी, ये जो है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसे ही होता है, लेकिन इसमें सिम्टम जो है वो कम टाइम के लिए होती है, यानी 3 डेज से जो है वो 1 मंथ तक हो सकती हैं। इसमें री एक्सपीरियंस इसमें भी सेम होगा, अवॉइडेंस एंड हाइपर अरोजल जो है वो होगा। रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर की बात की जाए तो इसमें जो है वो ड्यू टू निगलेक्ट जो है वो चाइल्ड अब्यूज़ की वजह से एक बच्चे का जो अपने पेरेंट्स के साथ एक जो इमोशनल बॉन्ड होना चाहिए वो इसमें नहीं हो पाएगा। डिसइनहिबिटेड सोशल उसकी इंगेजमेंट डिसऑर्डर भी इसे कहते हैं। बिफोर द एज ऑफ 5 होता है, ये डेवलप होता है इन रिस्पॉन्स टू ट्रॉमा ऑफ चाइल्ड अब्यूज या निगलेक्ट। चाइल्ड जो है वो डिस्टर्ब इनअप्रोप्रिएट सोशल रिलेटेडनेस जो है वो शो करेगा मोस्ट सच, यानी जैसा उसका अपना पेरेंट्स के साथ बिहेवियर होता है वैसे ही वो हर स्ट्रेंजर के साथ भी उसका बिहेवियर होता है, या वो जितना इमोशनल बॉन्डिंग उसकी अपने पेरेंट्स के साथ होनी चाहिए उतनी जो है वो इसमें नहीं हो पाती। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसमें काउंसलिंग जो है वो इंडिविजुअली या ग्रुप में जो है वो नॉर्मली जो है वो हेल्प कर सकती है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के पेशेंट को, कि वो डिसऑर्डर मजीद आगे जो है वो प्रोग्रेस ना हो। ये थेरेपी जो है वो आउट पेशेंट बेसिस पे जो है वो पेशेंट को दी जाती है। मेडिकेशन जो यूज़ की जाती है इसके लिए SSRI, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, रीअपटेक इनहिबिटर, या सेकंड जनरेशन एंटी जो साइकोटिक ड्रग्स है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं। जैसे कि अगर पर्सन को जो है वो इंसोम्निया वगैरह या कुछ और स्पेसिफिक सिम्टम्स है तो उसके लिए भी आप ये मेडिकेशन यूज़ करते हो। कॉम्बिनेशन अगर आप यूज़ करो दोनों पेशेंट के अंदर तो वो फिर ज़्यादा बेहतर जो है वो आपके पास रिजल्ट्स आ जाते हैं। जो थेरेपीज इसमें यूज़ की जाती हैं इसमें सबसे पहले आता है एक्सपोजर थेरेपी। एक्सपोजर थेरेपी में जो मेन काम ये होता है कि वो सारे लोगों के अंदर जो अवॉइडेंट बिहेवियर होता है वो बेसिकली इसमें आपने कम करना है। पर्सन को ये थेरेपी जो है वो डिज़ाइन की जाती है टू कम्बाट द अवॉइडेंट बिहेवियर, यानी वो पर्सन जिसको अवॉइड किया जाता है उसको ग्रेजुअली उसके अंदर एक्सपोज करवाया जाता है। पर्सन को उस जो वो ट्रबलिंग थॉट्स या फीलिंग को फेस कर रहा होता है उसके अंदर उसको एक्सपोज किया जाता है, ताकि वो जब उसको एक्सपोज किया जाता है फिर उसको वहाँ सिखाया जाता है कि किस तरीके से जो है वो खुद को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। रीगेन अ मेजर ऑफ कंट्रोल ओवर हिज और हर थॉट्स एंड फीलिंग, उसको जो है जिनको वो अवॉइड करता है उसमें जब आप एक्सपोज करोगे तो फिर उसको सिखाते हैं कि किस तरीके से जो है वो आप अपनी थॉट्स पे या फीलिंग पे कंट्रोल कर सकते हो। एक्सपोजर थेरेपी में कन्फ्रंट द इवन इन रियलिटी, जैसे रिटर्निंग टू द प्लेस वेयर वन वॉज असॉल्टेड, या जो है वो उसको कहा जाता है कि मे यू इमेजिन कन्फ्रंटेशन को जो है वो इमेजिन कन्फ्रंटेशन को जो है वो इमेजिन कर सकता है।
दैट इज़ मेंटली प्लेसिंग वन सेल्फ इन द ट्रॉमेटिक सिचुएशन। तो जब उसको खुद को उस प्लेस में जो है वो लेके जाएगा, जब वो सोचेगा तो यूं जो है जो उसकी वजह से उसको जो स्ट्रेस फैल रहा है आप उसको कम करते हो, उसके अंदर एक्सपोज करवा के, ताकि वो जो उसका अवॉइडेंट बिहेवियर है उसको डिक्रीज करवाया जा सके। फिर नेक्स्ट आता है अडॉप्टिव डिस्क्लोजर। अडॉप्टिव डिस्क्लोजर भी एक स्पेशलाइज जो है वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है जो डेवलप की जाती है बाय द मिलिट्री टू ऑफर एन इंटेंस या स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म थेरेपी फॉर एक्टिव जो है वो ड्यूटी मिलिट्री पर्सनल के लिए जो है वो ये थेरेपी जो है वो यूज़ की जाती है। इसमें जो है वो बेसिकली पेशेंट को एक्सपोजर थेरेपी भी दी जाती है, उसके साथ एम्प्टी चेयर टेक्निक भी जो है वो इसमें यूज़ की जाती है। यानी पर्सन को कहा जाता है, उसको एक चेयर पे बिठाया जाता है, उसको कहा जाता है आपके माइंड में जो कुछ भी है जो है वो आप जो भी कुछ कहना चाहते हो उस ट्रॉमेटिक इवेंट के लिए आते आप जो है वो कहो, या उस पर्सन के लिए आते जो डेड है या लाइव है उसके लिए आते आपके माइंड में जो भी थॉट्स हैं जो है वो कहो। तो जब पर्सन वो सारी फीलिंग को डिस्क्लोज कर देता तो यूँ वो रिलैक्स हो जाता है। कॉग्निटिव जो प्रोसेसिंग थेरेपी है ये बेसिकली जो रेप के सर्वाइवर्स हैं उनके लिए जो है वो यूज़ की जाती है, या जो है रिटर्न जो है आर्मी के जो है जो कोई जंग में लड़के आए हों तो उनके लिए जो है वो ये यूज़ की जाती हैं। थेरेपी जो है वो कोर्स में क्या होता है, बेसिकली इसमें स्ट्रक्चर्ड सेशन होते हैं जिनका मेन फोकस होता है कि उन बिलीफ पे एग्जामिन कर सकें जो एरर हैं जिनमें, यानी जो नेगेटिव बिलीफ हैं पर्सन के जिसकी वजह से उसकी लाइफ में इंटरफेयर आ रहा है, या उन बिलीफ की वजह से उसको गिल्ट फील होता है या सेल्फ ब्लेम अगर वो कर रहे हैं, तो उसमें उनको कहा जाता है कि आप जो है वो उनसे पूछा जाता है कि आपके क्या बिलीफ हैं, वो पहले आइडेंटिफाई किए जाते हैं। जैसे वो कहता है इट वॉज माई फॉल्ट, आई शुड हैव फॉट फाइट हार्डर, या आई शुड हैव डाइड विद माई फैलो। तो उसको कहा जाता है कि आप ये सारे जो है वो बिलीफ उसके जो है वो डिस्कस करें। फिर उनको कहा जाता है ऊंची आवाज़ में जो है वो जो वर्स्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है उसको डिस्कस करें। फिर उसकी जो जनरलाइज थिंकिंग है उसको रिकग्नाइज किया जाता है, जैसे कि उससे कहा जाता है कि आप क्या सोचते हो, क्या, जैसे वो अगर कहता है कि नो वन कैन बी ट्रस्टेड एंड रीगेनिंग, यूँ जब वो अपनी उन सारी फीलिंग को रिकग्नाइज करता है तो उससे जो है उसको मोर बैलेंस आता है, और रियलिस्टिक वे ऑफ अप्रेजिंग वर्ड एंड देमसेल्फ जो है वो उसको सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप रियलिस्टिकली जो है वो सिचुएशन को अप्रेज कर सकते हो, यानी बजाय कि खुद को ब्लेम करने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो उस जो है वो इवेंट के लिए, तो उसको सिखाया जाता है कि आप जो है वो किस तरीके से इस पर कंट्रोल कर सकते हो। तो ये कुछ थेरेपीज बताई गई हैं जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट ये बताएंगे पेशेंट को कहा जाता है वो टाइम स्पेंड करे दूसरे लोगों के साथ, एक्सरसाइज, जर्नलिंग, कुछ राइट डाउन करके, माइंडफुलनेस, हेल्दी लाइफस्टाइल या काउंसलिंग करके जो है पर्सन की जो है वो जो इतने भी ट्रॉमेटिक इवेंट्स के लिहाज से थॉट्स होते हैं उनको मिनिमाइज़ किया जाता है।